Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Imran Sir from FEI. This is our first general topic regarding the introduction to history. In this video, we will discuss about the various things. For example, the meaning of history, periodization, sources, and significance or importance of history. Let us start first topic. Our first topic is what is history. Etymology meaning अगर हम देखें हिस्ट्री की इट इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड तो ये एक पुराने ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका नाम है हिस्टोरिया तो ये पुराना एक ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग है इंक्वायरी इंक्वायरी करना और नॉलेज एक्वायर करना बाय इन्वेस्टिगेशन तो इन्वेस्टिगेशन के थ्रू जो नॉलेज हम एक्वायर करते हैं उसी को हम हिस्ट्री बोलते हैं अगर हम डेफिनेशन की बात करें व्हेन द पास्ट इवेंट्स आर स्टडीड केयरफुली तो पास्ट इवेंट्स को जब हम केयरफुली स्टडी करते हैं और सिस्टमेटिक तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ जो हमारे पास अवेलेबल मटेरियल है रिमेन्स जैसे मॉन्यूमेंट्स वगैरह की शक्ल में जैसे कि हमारे पास इंस्क्रिप्शंस वगैरह कॉइन्स हो इसके अलावा जो रिकॉर्ड्स है चाहे वो रिटन रिकॉर्ड्स वगैरह हो तो उसी को हम हिस्ट्री कहते हैं एंड द पर्सन हु कैरीज आउट सच स्टडीज एंड रिकॉर्ड्स तो वो पर्सन जो इस तरह की स्टडी करता है और इस तरह के रिकॉर्ड्स को इंक्वायरी करके नोट करता है उस किस्म के इंसान को हम बोलते हैं कि वो हिस्टोरियन है तो हमारे पास जो भी पास्ट के रिटन रिकॉर्ड्स है जो हमारे पास आजकल रिटन फॉर्म में है तो वो हमारे पास हिस्टोरियंस के थ्रू ही प्रोवाइड हुए हैं एक्चुअली में अगर हम बात करें तो हिस्ट्री लिखने का रिवाज शुरू हुआ ग्रीस से 5th सेंचुरी बीसी से तो इसकी शुरुआत की थी हेरोडोटस ने जिसको फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है इसके अलावा हाउ हिस्टोरियंस अरेंज द इवेंट्स तो हिस्टोरियंस किस तरह से इवेंट्स को लिखते हैं अरेंज करते हैं दे डू इट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हिस्ट्री को लिखते हैं इवेंट्स फर्स्ट फॉलोड बाय इवेंट्स दैट हैपेंड लेटर तो पहले जो इवेंट्स होते हैं उसके बाद क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ इसी तरह से उस पैटर्न को फॉलो करके वो हिस्ट्री लिखते हैं अगर हम देखें हिस्ट्री में अक्सर हम डेट्स के रिलेटेड देखते हैं बीसी एंड एडी अगर हम बीसी की फुल फॉर्म देखें तो ये बिफोर क्राइस्ट है और एडी की अगर फुल फॉर्म हम देखें तो ये एनो डोमिनी है दैट इज इन द ईयर ऑफ लॉर्ड अगर ये बहुत सारे बच्चों के पास एक गलत फहमी होती है कि एडी का मतलब है आफ्टर डेथ तो ये आफ्टर डेथ नहीं है ये एनो डोमिनी है जिस दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम या जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ उस दिन से पहले जो हुआ उसको हम बीसी के थ्रू नोट करते हैं और उसके बाद जो हुआ उसके साथ हम एडी लगाते हैं और अगर हम देखें आजकल के हिस्टोरियंस मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट के साथ इसका कुछ लेना देना नहीं था तो आज हम इस्तेमाल करते हैं बीसीई बिफोर कॉमन एरा एंड एसीई आफ्टर कॉमन एरा तो बीसी के बदले बिफोर कॉमन एरा और एडी के बदले एसीई आफ्टर कॉमन एरा तो इसके अलावा अगर हम देखें पीरियडाइजेशन तो अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलग अलग जगहों पे हिस्ट्री को अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड किया है जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि 6th क्लास में जो हिस्ट्री आती है उसमें हम एंशिएंट इंडिया के बारे में पढ़ते हैं 7th क्लास में मिडिवल इंडिया के बारे में और जो 8th क्लास है उसमें हम मॉडर्न इंडिया के बारे में पढ़ते हैं लेकिन बहुत सारी पीरियडाइजेशंस अलग अलग हिस्टोरियंस ने की जैसे कि जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड किया उन्होंने उसमें कहा हिंदू पीरियड मुस्लिम पीरियड और उसके बाद ब्रिटिश पीरियड और दूसरे जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने एंशिएंट मिडिवल और मॉडर्न कहा लेकिन अगर हम बात करें एंशिएंट मिडिवल तो ठीक है लेकिन ये मॉडर्न सिस्टम की पीरियडाइजेशन जो थी ये वेस्टर्न कंट्रीज ने शुरू की तो वेस्टर्न कंट्रीज ने जब ये शुरू की तो वहां पे हमने देखा कि वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन उन्होंने इसलिए नाम दिया क्योंकि वहाँ पे साइंस टेक्नोलॉजी या बहुत सारे जो राइट्स लोगों को मिलने शुरू हो गए लिबर्टी राइट टू इक्वालिटी फ्रेटर्निटी वगैरह लोगों को मिलने शुरू हो गए जो कि मिडिवल पीरियड में पॉसिबल नहीं था अवेलेबल नहीं था इसीलिए उन्होंने इस पीरियड को नाम दिया मॉडर्न पीरियड
لیکن اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو انڈیا پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس پیریڈ کے دوران برٹشرز نے رول کیا، اور یہاں پہ رائٹ ٹو لبرٹی، رائٹ ٹو اکویلٹی یا فیٹرنیٹی وغیرہ لوگوں کو پرووائڈ نہیں کی گئی، اور اس کے علاوہ سائنس ٹیکنالوجی وغیرہ یا انڈسٹریلائزیشن بہت لیٹ انڈیا میں آئی، اس لیے ایک ایکسیپٹیبل جو پیریڈائزیشن انڈیا کے لیے سوٹیبل مانی جاتی ہے وہ ہے اینشنٹ، جو کہ جب سے انسان نے یہاں پہ پیر رکھا، قدم رکھے اپنے، تب سے لے کر 750 اے ڈی تک ہم اینشنٹ پیریڈ اس کو نام دیتے ہیں۔ اس کے بعد 750 اے ڈی سے لے کر 1750 اے ڈی تک ہم نام دیتے ہیں میڈیول پیریڈ یا میڈیول انڈیا۔ اس کے بعد 1750 سے لے کر 1947 ہم اس پیریڈ کو نام دیتے ہیں کولونیل پیریڈ، کیونکہ اس وقت اس دوران انڈیا برٹش کے کولونیل پیریڈ کے انڈر میں رہا، اور اس کے بعد 1947 میں جب انڈیا آزاد ہوا تو اس کو پوسٹ کولونیل پیریڈ یا پوسٹ انڈیپینڈنس ایرا کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ پری ہسٹری، پری ہسٹری کیا ہوتی ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بگننگ میں انسان ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ کرتے تھے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھٹکتے رہتے تھے، چاہے کھانے کی تلاش میں، چاہے چھت کی تلاش میں، تو اس وقت ہمارے پاس اس پیریڈ کا کوئی ریٹن ریکارڈ اویلیبل نہیں ہے۔ تو ہسٹری کے اس ایک پیریڈ کے بارے میں جس کے بارے میں ہمارے پاس ریٹن ریکارڈز نہیں ہے، اس پیریڈ کو کہا جاتا ہے پری ہسٹری۔ تو ہم اس پیریڈ کے بارے میں کیسے پڑھ سکتے ہیں پھر؟ تو اس پیریڈ کے دوران جو لوگوں نے پتھروں کے ہتھیار استعمال کیے، بونز کے ہتھیار، ٹولز وغیرہ استعمال کیے، کاربن 14 ڈیٹنگ کی وجہ سے ہم اس پیریڈ کے بارے میں جان پاتے ہیں۔ اور پری ہسٹری کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، 3 پیریڈز میں: پیلیولتھک، میسولتھک اینڈ نیولتھک کلچرز، اینڈ دیٹ پیریڈ آف ٹائم فار وچ وی ہیو ریٹن ریکارڈز۔ تو وہ پیریڈ جو اس کے بعد آیا، جس کے لیے بارے میں ہمارے پاس ریٹن ریکارڈز اویلیبل ہے، تو اس کو ہم ہسٹری بولتے ہیں۔ اور اسی ہسٹری کو یہاں پہ، چاہے ہم یہاں پہ بات کریں پری ہسٹری اور ہسٹری کو کنکلوڈ کر کے اینشنٹ، میڈیول اور ماڈرن کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سورسز، تو ہمیں کون سے سورسز سے پتہ چلتا ہے کہ پاسٹ میں کیا کیا ہوا ہے؟ تو ہسٹورینز الگ الگ سورسز کا استعمال کرتے ہیں، اپنی ایویڈنس وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، اپنی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ پاسٹ کے بارے میں اور جان سکے۔ تو ہمارے پاس 2 قسم کے سورسز ہوتے ہیں: آرکولوجیکل سورسز اور لٹریری سورسز۔ آرکولوجیکل سورسز میں ویپنز آتے ہیں، کوائنز آتی ہے، ٹوائز، جیولری، ٹولز، انسکرپشنز اینڈ مونومنٹس۔ تو ان سبھی ہم کہہ سکتے ہیں ان سبھی سورسز کی وجہ سے ہم پاسٹ کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس پرانے ٹیمپلز و مونومنٹس میں آتے ہیں، وہ فورٹس ہو یا پھر پیلیسز وغیرہ ہو، ان کے تھرو بھی ہم پاسٹ کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس یہاں پہ تاج محل اور الگ الگ ٹیمپلز وغیرہ ہے۔ انسکرپشنز جو انگریو کر کے دیواروں پہ، پتھروں پہ یا پھر کسی اور جگہ پہ انگریو کر کے لکھی گئی چیزیں ہوتی تھی، ان کے بارے میں بھی ان کے ذریعے ہم جان پاتے ہیں اس پرٹیکولر پیریڈ کے مطلب اس میں کیا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ جو ٹولز وغیرہ الگ الگ استعمال ہوئے تھے، اگر ہم دیکھیں ہمارے کشمیر میں نیولتھک کلچر کے بہت سارے ٹولز برزہامہ سائٹ سے ہمیں ملے ہیں، جو کلکتہ میوزیم اور وہاں برزہامہ میں اویلیبل ابھی بھی ہے، اور جو اس وقت کے لوگوں نے استعمال کیے تھے۔ اس کے علاوہ جیولری وغیرہ تو ہم دیکھتے ہیں ہرپن سویلائزیشن وغیرہ کی جیولری وغیرہ ہمیں ملی، یا وہاں پہ جو انہوں نے گریٹ باتھ یا بہت سارے جو ٹاؤن پلاننگ وغیرہ کی تھی، ان سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے کس طرح کی زندگی گزاری تھی، سوشل لائف، ان کے بارے میں ہم ان سورسز کے ذریعے جان پاتے ہیں۔ دوسرا جو لٹریری سورس ہے، تو یہ ہمارے پاس ریٹن ریکارڈز میں اویلیبل ہے۔ زیادہ تر جو پرانی ہسٹری ہے، تو وہ ہسٹری زیادہ تر پام لیوز، باک آف ٹریز یا جو اینیمل سکن تھا ان پہ لکھے گئے تھے، جن کو کافی بہترین طریقے سے انہوں نے پرزرو کر کے رکھا تھا، جو آج بھی ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں۔ اور بعد میں جب لوگوں نے مینوسکرپٹس لکھنے شروع کیے تو انہوں نے ان کی کاپیز بنائی، اور پرنٹ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہمیں
और मल्टीपल कॉपीज उनकी देखने को मिलती है, लेकिन जो ओरिजिनल सोर्सेज होते हैं वो ओरिजिनल ही होते हैं। तो यहाँ पे लिटरेरी सोर्सेज में हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। एक होते हैं रिलीजियस लिटरेचर, जैसे कि वेदास है। तो उनकी थीम रिलीजियस थीम होती है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत सारे रिलीजियस टेक्स्ट्स जैसे कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म या इस्लाम वगैरह की जो रिलीजियस टेक्स्ट्स है उनसे हम काफ़ी कुछ जान पाते हैं। अगर हम मुसलमानों की बात करें तो कुरान शरीफ के अलावा हम देखते हैं कि बहुत सारे अहादीस वगैरह हमारे सामने होते हैं पढ़ने के लिए, जिनसे हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और अच्छे से जान पाते हैं। तो इसमें भी बहुत जो बड़े-बड़े स्कॉलर्स वगैरह थे उन्होंने वो सोर्सेज़ मतलब इंटरव्यू वगैरह करके बाकी चीज़ें करके या बाकी सोर्सेज़ के ज़रिए मालूम करके वो नोट डाउन किए थे। दूसरे होते हैं सेकुलर लिटरेचर, जिनका रिलीजन से कोई वास्ता नहीं होता है, जैसे कि कौटिल्याज़ अर्थशास्त्र या बहुत सारी जो हिस्टोरियंस या जो पिलग्रिम्स या ट्रैवलर्स उन्होंने डायरीज वगैरह लिखी, उनके ज़रिए भी हम पास्ट के बारे में जान पाते हैं। इसके अलावा अगर हम सोर्सेज की बात करें, ये तो हमें पता चला आर्कोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं हमारे पास और लिटरेरी सोर्सेज होते हैं। लेकिन इनको 2 कैटेगरीज़ में फिर डिवाइड किया गया है फर्दर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। अब हिस्टोरियन जब हिस्ट्री लिखते हैं तो वो इन दोनों किस्म के सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो प्राइमरी सोर्सेज होते हैं, वो मोर ऑथेंटिक होते हैं, क्योंकि हम उनको पहली बार ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारे पास डायरीज होती है किसी इंसान की जो पास्ट में रहा था, जिन्होंने डायरीज में पेन डाउन किए थे बहुत सारे इवेंट्स वगैरह, पर्सनल जर्नल्स, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, कोर्ट रिकॉर्ड्स, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स या पुलिस रिकॉर्ड्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, मिलिट्री रिपोर्ट्स, ऑटोबायोग्राफीज, जो लोगों ने अपने बारे में किताबें वगैरह लिखी, पर्सनल इंटरव्यूज जो होते हैं, ये प्राइमरी सोर्सेज में आते हैं। और सेकेंडरी सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जो कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हिस्ट्री बुक है। तो ये हिस्ट्री बुक हमारे पास सेकेंडरी सोर्स की सूरत में हमारे सामने आते हैं। इन लोगों ने भी प्राइमरी सोर्सेज इस्तेमाल करके ये चीज़ें लिखी होंगी, लेकिन हमारे पास ये सेकेंडरी सोर्स के हिसाब से ही आए हैं। तो इन पे ज़्यादा हम कह सकते हैं इनको ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं माना जाता है। तो सेकेंडरी सोर्स इस्तेमाल करने से पहले हमें उसके बैकग्राउंड वगैरह के बारे में पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद ही हम इस पर ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने प्राइमरी सोर्स में कहा, अगर हम किसी इंसान का इंटरव्यू लेते हैं, तो ये प्राइमरी सोर्स कहलाता है, क्योंकि हमने उनसे जो बात की, उन्होंने जो आँखों देखा है या उन्होंने जो हमसे बात की, उसके बारे में हम अच्छे से जान सकते हैं कि ये किस पर्टिकुलर पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं। इन्होंने जो इवेंट हमें बोला है, तो हम उसको रिकॉर्ड साथ-साथ में करते हैं। जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स वगैरह, कोर्ट रिकॉर्ड्स वगैरह, ये भी काफ़ी बेहतर होती है हमारे लिए। इसके अलावा हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है? अगर हम देखें हिस्ट्री का स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम देखें वुमेन्स हिस्ट्री, आर्कोलॉजिकल हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ आर्ट, हिस्ट्री ऑफ साइंस, हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफी, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी, तो हर चीज़ के रिलेटेड एक हिस्ट्री होती है। जैसे कि हम दिन में जो भी चीज़ें मतलब इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारे पास किताब होती है, उसमें जो चीज़ें लिखी हुई होती है वो प्रिंट टेक्नोलॉजी की मदद से आई है, तो प्रिंट की भी अपनी हिस्ट्री है। जो हम चाय का इस्तेमाल करते हैं, चाय एक ऐसी बेवरेज है जो दुनिया भर में मशहूर है, तो उसकी भी, उस चाय की भी अपनी एक हिस्ट्री है। लेकिन अगर हम सिग्निफिकेंस की तरफ देखें या इम्पोर्टेंस की तरफ देखें, तो हिस्ट्री हेल्प्स अस अंडरस्टैंड पीपल एंड सोसाइटीज़। तो हम अंडरस्टैंड करते हैं लोगों को, सोसाइटीज़ को, उन्होंने किस तरह से एक्ट्स किए और क्यों किए। History helps us understand current world affairs and conflicts by understanding the root of the problems। तो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह चल रहा है, तो हमें उसके बारे में अगर हिस्ट्री पता है तो हम जड़ तक पहुंच सकते हैं कि हम उसको सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री इन आवर लिव्स, जैसे कि अगर हमें कोई डिसीजन लेनी है, हम एनकरेज होते हैं
रेस्पॉन्सिबल पब्लिक बिहेवियर। तो अगर हम नेशनल या कम्युनिटी लीडर है, तो अगर हमने पास्ट में हिस्ट्रीज पढ़ी है, लोगों ने कौन कौन सी डिसीजंस कैसे ली है, तो हमें भी एक हौसला मिलता है। जैसे कि अगर हम देखें कि इंडिजिनस या एथनिक ग्रुप्स मतलब अमेरिका में रहते थे या ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, उसके बाद यूरोपियन लोग वहाँ पे गए और वहाँ पे सेटल हुए, एथनिक ग्रुप्स को उन्होंने वहाँ पे धकेला, और बहुत सारी जगहों पे जैसे कि साउथ अमेरिका वगैरह में बीमारियों को एज वेपन इस्तेमाल किया गया, और वहाँ की लोकल कम्युनिटी जो थी, एथनिक ग्रुप जो थे, उनको नेटिव पीपल जो थे उनको ख़त्म कर दिया गया। और वहाँ पे जो सेटलर सब आए जैसे यूरोप से, तो वो वहाँ पे सेटल हुए और वहाँ पे उन्होंने मतलब इंडस्ट्रीज बनाई, वहाँ पे उन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई। इसके अलावा जो हम देख सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान अमेरिका ने बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन्स उगाने शुरू किए, क्योंकि यूरोप में फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, तो कहीं पर क्रॉप्स वगैरह ग्रो नहीं हो रहे थे। तो अमेरिका ने अपने फॉरेस्ट्स काटे, अपने ग्रासलैंड्स को क्लियर किया और एग्रीकल्चर बेल्ट्स में तब्दील किया। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद 1930s में वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तूफान वगैरह आते हैं, जिसकी वजह से जो सॉइल है वो उड़ जाती है तकरीबन तकरीबन 800 मीटर की ऊंचाई तक। सिर्फ यही धूल ही धूल होती है, तो सफोकेशन की वजह से जानवर वगैरह मर जाते हैं। उसके बाद अमेरिकन को ये एहसास होता है कि हमें इकोलॉजी की, एनवायरनमेंट की हिफाजत करनी चाहिए। तो पास्ट में फॉर एग्जांपल जो गलतियां हुई है, हमें उनको नहीं दोहराना चाहिए। जैसे कि अगर हिटलर ने जो नाजिज्म और फैसिज्म जो मुसोलिनी ने अपनाया कि हमें एक ही कम्युनिटी या एक ही नेटिव ग्रुप को अपनी कंट्री में रखना है और बाकियों को ख़त्म करना है, उस तरह की आइडियोलॉजी अगर पास्ट में किसी ने रखी है, तो हमें पता है उनके साथ हशर क्या हुआ फिर। इसका मतलब अगर हम प्रेजेंट जनरेशन में मतलब प्रेजेंट टाइम में रह रहे हैं, तो हमें उस तरह की थिंकिंग नहीं रखनी चाहिए। तो ये चीज़ें हमें सेकुलरिज्म वगैरह सिखाती है। अलग अलग कल्चर्स को हमें अपनाना चाहिए, और डाइवर्सिटी में या इक्वालिटी में मतलब ज़्यादा फायदा होता है। मतलब यूनाइटेड स्ट्रेंथ, तो ये मिसाल तो आपने सुनी ही होगी। इसके अलावा हिस्ट्री प्रोवाइड्स नेशनल आइडेंटिटी, ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। जैसे कि अगर फ्रांस वगैरह में जो रेवोल्यूशंस हुई, उसके पीछे बहुत बड़े फिलोसफर्स का हाथ था। उन्होंने लोगों को सिखाया कि आपकी हिस्ट्री पास्ट में क्या रही है। तो आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी हो, आपको एक साथ रहना चाहिए अंडर वन गवर्नमेंट। तो इस तरह से नेशन स्टेट्स इमर्ज हुई। तो हमें भी अपने पास्ट के बारे में पता चलता है। तो अच्छी सिटीजनशिप के लिए हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें अपने फ़राइज़ वगैरह के बारे में पता चले। तो इसके अलावा स्किल डेवलप होता है स्टूडेंट में, कि मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, क्योंकि पास्ट के बारे में वो काफ़ी जान चुका होता है। तो उसके अंदर हम कह सकते हैं कि स्मार्टनेस आ जाती है। जो पास्ट में गुड डीड्स, अच्छी चीज़ें हुई है, या जो ग्रेट मैन है उन्होंने जो सैक्रिफाइस वगैरह दिया है अपनी कंट्री के लिए, अपनी नेशन के लिए, उन चीज़ों को हमने हिस्ट्री नहीं भूलने देती। हमें भूलना भी नहीं चाहिए, उन लोगों को याद रखना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें, हिस्ट्री की और भी बहुत सारी इम्पोर्टेंस है। अगर हम हिस्ट्री एज एकेडमिक्स पढ़ते हैं, तो आगे जाके यूपीएससी एग्ज़ाम वगैरह जो होते हैं, या स्टेट लेवल जो अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि स्टेट लेवल पे के मतलब यहाँ पे केएस एग्ज़ाम होता था जब ये मतलब यहाँ पे स्टेट थी। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, जहाँ पे हिस्ट्री के बारे में पूछा जाता है। तो हिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जिसको हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और ये इंशाल्लाह हमें काफ़ी कुछ सिखा के जाती है। और अगर हम देखें दुनिया में किसी भी जगह पे क्या होता है, वहाँ पे कल्चर कैसा है, वहाँ पे लोग कैसे हैं, कितने लिंग्विस्टिक ग्रुप्स है, कौन सी कंट्री किस कॉन्टिनेंट में है, तो ये सारी चीज़ें हम हिस्ट्री में घर बैठे स्कूल बैठकर पढ़ते हैं, और हम इमेजिन करते हैं कि शायद हमने पूरी दुनिया देख ली है। और जो भी पास्ट में गलत हुआ है उनको हमें दोहराना नहीं है। पास्ट में जो गलतियाँ हुई है, हमें हमें उनको प्रेज़ेंट में सुधारना है, ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। स्टे सेफ, फी अमानिल्लाह।